आज हम आप सभी को स्टडी करवाने जा रहे हैं उर्दू। आज हम यहाँ पर उर्दू पढ़ेंगे। अपनी इस क्लास में आज हम उर्दू की स्टडी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हम आज स्टडी करने जा रहे हैं उर्दू। उर्दू में सबसे बेसिक चीज़ क्या होता है? अलिफ बे पे। अलिफ से बड़ी जो होता है वो उर्दू में सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। बिना इसके आप उर्दू के वर्ड्स बना ही नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप पहले अलिफ से बड़ी देख लेते हैं क्या होता है ये। अलिफ, अलिफ को हम आ बोलते हैं, छोटा आ हिंदी में अलिफ को बोलते हैं। और बे बा को बोलते हैं, पे पा को बोलते हैं, ते ता को बोलते हैं, टे टा को बोलते हैं। इस तरीके से अलिफ बे में ये सारे वर्ड्स हैं। चलिए एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं, ये क्या क्या है। अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे डाल डाल ज़ाल रे रे। छोटा से, जहां आपको रे के ऊपर एक नुक्ता दिख जाए वो क्या हो जाएगा? छोटा से हो जाएगा। और जहां आपको रे के ऊपर 3 नुक्ता दिख जाए वो क्या हो जाएगा? बड़ा से हो जाएगा। छोटा से, बड़ा से, छोटी सी, बड़ी शीन, स्वाद ज़्वाद, तो जो, एन रैन, पे कॉफ काफ गा, लाम मीम नून वाव है, 2 चश्मियां हैं, हमजा लाम अलिफ, छोटी है बड़ी है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये सब है। और यहाँ पर ये लाम अलिफ है। जो लाम होता है ये लाम है, और लाम में जब एक अलिफ ऐड हो जाता है हम उसको क्या कहते हैं? लाम अलिफ कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इतना क्लियर हो गया अलिफ से ये तक। ये जो है ये उर्दू का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब चलिए हम कुछ वर्ड्स देखते हैं, कुछ अल्फाबेट्स देखते हैं जिनको हम इसी जो अलिफ से ये तक है, इसी को जोड़ जोड़ के हम हर एक वर्ड, हर एक अल्फाज अलिफ से बढ़िए कोई जोड़ जोड़ कर बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लर्न होना जरूरी है अलिफ से बढ़िए तक, कि अलिफ से बढ़िए तक कौन कौन से लेटर, कौन कौन से अल्फाज हैं, किस तरीके से सब बनते हैं, हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है। फिर हमें हिज्जे मतलब की मात्रा जानना जरूरी है, और इनको किस तरह से जोड़कर लिखा जाता है ये जानना हमें बहुत जरूरी है। यही होता है उर्दू का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम आपको नेक्स्ट पॉइंट पर बताते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने उसकी स्क्रीनशॉट ले ली है, तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि उर्दू में कितने हिज्जे होते हैं, कितनी मात्राएं होती हैं। तो देखिए, जो उर्दू होता है उसमें 3 टाइप के हिज्जे होते हैं। नंबर 1 इसको हम जबर कहते हैं, नंबर 2 जिसको हम जेर कहते हैं, एंड नंबर 3 इसको हम पेश कहते हैं। देखिए, आपको ये जो जबर और जेर ये दोनों सेम लग रहा होगा, बट नो, इट इज डिफरेंट। ये बहुत ही अलग है। अब कैसे अलग है देखते हैं और समझते हैं कि कैसे अलग हुए। तो यहाँ देखिए, जो जबर होता है वो किसी भी वर्ड, किसी भी लेटर के ऊपर लगता है। जैसे कि अलिफ, ये अलिफ है तो ये ऊपर लगता है, और जो जबर है वो ऊपर लगता है। अब ये जबर का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? जबर का प्रोनाउंसिएशन हम क्या करते हैं? जबर का प्रोनाउंसिएशन छोटा आ होता है। क्या होता है? छोटा आ। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अलिफ जबर आ, क्या पढ़ेंगे? अलिफ जबर आ। अगर यहाँ हम बे लिख दें यहाँ पर, तो बे जबर बा, बे जबर बा। क्लियर हो गया कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? आ होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा। ये फर्स्ट समझ आ गया जबर क्या होता है। जबर जो होता है किसी भी लेटर के ऊपर लगता है, किसी भी अल्फाज के ऊपर लगता है जबर। और ये है जेर। अब जेर क्या होता है? इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? ई। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ई। अब जेर लगता कहाँ है? जेर किसी भी वर्ड, किसी भी लेटर के नीचे लगता है। अब देखिए, जैसे ई, अलिफ, थोड़ा यहाँ सही करते हैं, अलिफ जेर ई, क्या हो गया? अलिफ जेर ई। बे लिखेंगे तो बे जेर बी, यहाँ इसको हम नीचे लगाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि जबर कहाँ यूज होता है, जेर कहाँ यूज होता है। अब हम देखते हैं पेश।
पेश जो होता है हम इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं? ऊ। क्या करते हैं? ऊ। पेश का प्रोनाउंसिएशन ऊ होता है, जैसे अलिफ पेश ऊ, अलिफ पेश ऊ, बे पेश बू, पे पेश पू, ते पेश तू। इस तरीके से किसका प्रोनाउंसिएशन होता है? पेश का। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जबर, जे और पेश ये कितने होते हैं और कैसे होते हैं। जबर जो होता है उसका प्रोनाउंसिएशन छोटा आ होता है और ये छोटा आ किसी भी लेटर के ऊपर लगता है, मतलब जबर किसी भी लेटर के ऊपर लगता है, जेर किसी भी लेटर के नीचे लगता है जिसका प्रोनाउंसिएशन ई होता है, छोटी ई होता है, और पेश जो होता है वो किसी भी लेटर के ऊपर लगता है जिसका प्रोनाउंसिएशन छोटा ऊ होता है। अब फ्रेंड्स इतना क्लियर हो गया होगा कि किसी भी वर्ड्स के ऊपर नीचे कौन कौन सी मात्रा लगती है, कौन कौन से हिजे लगते हैं, आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम इसको थोड़ा सा वर्ड में लिख कर देखते हैं। अभी तो हमने यहाँ लेटर्स लिखे हैं, अब हम यहाँ वर्ड में लिख कर देखते हैं। जब तक आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं कि यहाँ किस तरीके से हम यहाँ ऐड करेंगे वर्ड्स को, किस तरह से हम जोड़ कर लिखेंगे, किस तरह से अल्फाज को हम जोड़ कर लिखेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे जबर है तो जबर हम किस वर्ड में अलिफ बे के हम अभी आपको सेपरेट करके बताएंगे, फिर हम आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको थोड़ा मिक्स करके बताएंगे किस तरीके से आप वर्ड को लिखेंगे। तो देखिए सेपरेटिंग वर्ड कैसे होता है कि अलिफ से ये तक अलग अलग करके वर्ड को लिखना है। जैसे जबर लगा के हम लिख सकते हैं कि रब, रब, और यहाँ पर जबर लगा देंगे तो जो जबर है ये पहचान हो जाएगी कि ये आ है, मतलब इस पर कोई मात्रा नहीं लगी है। ये कितने दो अल्फाज से मिलकर ये वर्ड बने हुए हैं और ये क्या लिखा है? रब लिखा है। इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे? रे बे जबर रब, रे बे जबर रब। ठीक है, जैसे रट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, रट, रट। तो रे टे जबर रट, क्या हो गया? रे टे जबर रट। और जैसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, सब, अब, एंड एक्स्ट्रा बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि एंड सो ऑन। आपको इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। अब चलिए आते हैं, और ये आपको ध्यान रखना है कि जो जबर है वो हमेशा ऊपर लगता है और जबर को प्रोनाउंसिएशन आ होता है, छोटा आ होता है, और जो जबर होता है वो उर्दू अल्फाज में हम कोई भी वर्ड पढ़ते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन आ आता है, जैसे रे बे जबर रब। ठीक है, अब ई देखते हैं, मतलब कि जेर। अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे? जैसे हो गया दिल, दाल लाम जेर दिल, इन अलिफ नून जेर इन। ठीक है, दिन, दाल नून जेर दिन। तो इस तरीके से जो उर्दू अल्फाज होते हैं इस तरीके से होते हैं। जेर उर्दू अल्फाज में हमेशा नीचे लगता है, इनमें भी जेर नीचे लगा है, दिन में भी जेर नीचे लगा है। तो उर्दू अल्फाज में आपको ये याद रखना है, जो जेर होता है वो हमेशा नीचे ही लगता है। ओके, क्लियर हो गया? तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे? दाल, दाल लाम जेर दिल, अलिफ नून जेर इन, दाल नून जेर दिन। क्लियर हो गया इतना? अब पेश पर आते हैं। पेश किस तरह से लिखेंगे? जैसे उर्दू, अलिफ रे दाल वाव, ऊपर हम पेश इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये किसका प्रोनाउंसिएशन करता है? ऊ का प्रोनाउंसिएशन करता है। उर्दू को हम हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं, उर्दू। तो ये होता है हिंदी में उर्दू हम जब इस तरीके से लिखते हैं, तो जो अलिफ पेश ऊ, तो इस तरीके से हम यहाँ इसको ऊ पढ़ेंगे, अलिफ रे पेश उ, दाल वाव पेश दू, उर्दू। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? और लिखते हैं तब भी यहाँ पेश लगा देते हैं, अलिफ वाव पेश और रे साकिन, और ऊन, अलिफ वाव पेश उ ने नू साकिन ऊन, ओस, अलिफ वाव पेश ओ सीन साकिन ओस। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको हर एक अल्फाज मिलेंगे, जबर जेर पेश
लगने वाले जितने भी अल्फाज हैं आपको इस तरीके से बहुत सारे अल्फाज मिलेंगे, रब, रट, सब। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने अभी यहाँ समझा कि जबर, जेर, पेश ये होते हैं टाइप्स ऑफ, ये हिज्जे होते हैं, मतलब कि मात्राएं होती हैं किसकी, उर्दू के मात्रा है ये। अब हम कुछ एक्स्ट्रा समझेंगे कि मतलब अलग से और क्या क्या जोड़ कर बनता है और किस तरीके से जो नेक्स्ट जो हमारी क्या होती है, जो मात्राएं होती है, जो हिज्जा होता है, हम अब आगे इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स तब तक इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दो हिज्जा और हमने यहाँ पर राइट कर दिया। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों किस तरीके से हैं, चलिए इसको देखते हैं। ये जो पहला है, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, ये, और ये जो सेकंड वाला है इसका नाम भी है ये। अब जहाँ पर आपको ये दिखेगा, जैसे हम मान लीजिए ते लिखते हैं या फिर पे लिखते हैं, तो कुछ लोग पे लिखते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं, और कुछ लोग जब पे लिखते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं। तो मतलब क्या हो गया कि ये वाली जो नुक्ता है और ये वाली जो है, इन दोनों का मतलब क्या हो गया, सेम हो जाता है, क्योंकि जब आप दो नुक्ता लगाते हैं या फिर आप इस तरीके से लगाते हैं, दोनों का मतलब सेम हो जाता है। और अगर आपको किसी भी लेटर के ऊपर, किसी भी उर्दू अल्फाज के ऊपर, जैसे अलिफ के ऊपर अगर आपको ये दिख गया है, तो आप इसको ये नहीं बोलेंगे बल्कि मदा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मदा बोलेंगे। अगर किसी भी अल्फाज के ऊपर ये आपको दिख गया है, लेकिन ये हमेशा अलिफ के ऊपर ही रहता है और एन अदर किसी भी अल्फाज के ऊपर ये नहीं रहता है, क्योंकि ये जो अलिफ के ऊपर जब ये जाएगा तो ये बड़ा बन जाता है। ये क्या बन जाता है, बड़ा आ बन जाता है, ठीक है। और जब अलिफ ऐसे ही लिखा रहता है तो वो छोटा आ बन जाता है। और तो ये इतना क्लियर हो गया होगा कि जब तो ये वाली जब ये जो लाइन है इस तरीके से जब ये किसी भी लेटर के ऊपर, बल्कि ये स्पेशली अलिफ के ऊपर लगती है जब, और इसका नाम होता है मदा आ। जब मदा आ किसी भी अलिफ के ऊपर, कोई भी अलिफ हो उसके ऊपर जब लग जाता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन बड़ा आ हो जाता है। इतना क्लियर हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। और हम आपको बता दें कि जो मदा आ है, अगर ये अलिफ के ऊपर और बड़ा लग जाता है, अगर ये अलिफ के ऊपर इस तरीके से लग जाता है, तब हम इसको क्या बोलते हैं, तब इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा लंबा हो जाता है। आ ही बोलेंगे लेकिन और देर तक बोलेंगे। जिस तरीके से हमने आ, जब अलिफ रहता है तो उसको आप बोलते हैं छोटा आ, और जब उसका मदा बन जाता है तो उसको बड़ा बोलते हैं, मतलब कि आ। और जब ये बन जाता है, जब बड़ा मदा बन जाता है, तब इसका प्रोनाउंसिएशन और लंबा हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आ। थोड़ा देर तक हम इसको बोलेंगे। जैसे आम हमें लिखना है, आम लिखना है हमें, तो हम इसका यूज करेंगे क्योंकि बड़ा आ और माँ से बनता है आम। तो यहाँ पर अगर हमें आम लिखना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे आम। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मदा आ भी इस ये की तरह होता है, और आप इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। जो मदा आ होता है वो हमेशा अलिफ के ऊपर लगता है और किसी भी अल्फाज के ऊपर मदा नहीं लगता है। और जब यही मदा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हम उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा लंबा कर देते हैं, थोड़ा खिंचाव में हम उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया होगा कि ये मदा और ये में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये दोनों ये में कोई डिफरेंस नहीं, ये दोनों एकदम सेम एज वेल होते हैं। बल्कि ये जो मदा होता है ये बहुत ही अलग होता है, क्योंकि ये केवल अलिफ पर ही लगता है। तो फ्रेंड्स, इतना क्लियर हो गया। चलिए हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं और नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं। हमारी नेक्स्ट टॉपिक क्या होगी, जब तक आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बहुत ही सिंपल है गाइस, कि जब अलिफ हो उसके ऊपर अगर इस तरीके से आपको ये सिंबल अगर दिख जाए तो यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन भी आ ही होता है। और इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, इस सिंबल का नाम होता है खड़ा जबर। क्या होता है, इसको हम खड़ा जबर कहते हैं कि अलिफ खड़ा जबर आ, अलिफ खड़ा जबर आ, बे खड़ा जबर बा। तो इस तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी अल्फाज लिखते हैं, तो अगर आप अन्नी लिख रहे हैं, अदन्ना, अगर कोई कहे आपसे, कोई मान लीजिए इमला बोल रहा है तो कोई कहे अदना लिखने को, तो बहुत से बच्चे होते हैं जो अदना इस तरीके से लिखते हैं,
अदना इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन ये अदना अगर कोई भी लिख जाए तो वो गलत है। अदना हमेशा किस तरीके से लिखना होता है, अलिफ दाल और यहाँ पर नून ये ज़ेर नीम हो जाता है। क्या हो जाता है, नून ये ज़ेर नीम, और ऊपर खड़ा ज़बर लग जाता है। इसका प्रोनाउंसिएशन आ होता है, जिसकी वजह से हम यहाँ ई को नहीं बोलते बल्कि अदना बोलते हैं। ये नून हो जाता है और यहाँ खड़ा ज़बर होने की वजह से हम इसको अदना पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, हमेशा खड़ा ज़बर आपको कहीं भी दिख जाता है, कोई भी अल्फाज के ऊपर किसी भी लेटर के ऊपर खड़ा ज़बर दिख गया तो वो क्या हो जाएगा, उसका प्रोनाउंसिएशन हमेशा आ हो जाता है। जैसे अदने यहाँ पर लिखा था, अगर हम यहाँ से खड़ा ज़बर हटा देते तो हम इसको अदनी ही पढ़ते, और अगर हम यहाँ खड़ा ज़बर लगा दिए हैं तो इसको क्या पढ़ेंगे, अदना पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, क्लियर हो गया होगा कि अगर किसी भी लेटर के ऊपर खड़ा ज़बर लगता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन आ हो जाता है, और किसी भी अल्फाज के ऊपर अगर ये खड़ा ज़बर लग गया, जिस अल्फाज के लेटर पर वो खड़ा ज़बर लगता है उसका प्रोनाउंसिएशन आ हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। हम इसका नेक्स्ट टॉपिक अपने न्यू वीडियो में बनाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएंगे। बाय फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर।